हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है पिता कहानी। कौन सी कहानी है? पिता। पिता कहानी को मैं लेकर आया हूं। इसका जो प्रकाशन वर्ष 1965 है और इसकी जो लेखक कौन है वो है ज्ञान रंजन जी हैं। ज्ञान रंजन जी का यहाँ पे फोटो है। तो पिता कहानी प्रकाशन वर्ष 1965 और इसके लेखक कौन है? वो है ज्ञान रंजन। ठीक ना। तो इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, पूरे लाइन बाय लाइन को पढ़ेंगे और कौन सा प्रमुख उदाहरण है उसको भी देखेंगे। हम आपको बताएंगे कौन सा इसमें से महत्वपूर्ण उदाहरण है उसको बताया जाएगा। ठीक ना। तो कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग पहले कहानीकारक के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पहले कहानीकारक के बारे में पढ़ ले, तो उसके बाद हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। रंजन जी के जीवन परिचय पर। उनका जन्म कब हुआ था? 1936 में। लिखा है कि हिंदी साहित्य के शीर्षस्थ कहानीकारक और प्रसिद्ध पत्रिका पहल के संपादक ज्ञान रंजन का जन्म 21 नवंबर 1900 यहाँ पे 36 होगा 1936 में 36 को महाराष्ट्र के अकोला में हुआ था। कब हुआ था? 21 नवंबर 1936 को हुआ था। 1936 यहाँ पे होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। कहाँ? महाराष्ट्र के अकोला में हुआ था। बचपन और किशोरावस्था का अधिकतर समय अजमेर, दिल्ली एवं बनारस में बीता और शिक्षा इलाहाबाद से संपन्न हुई। तो बचपन कहाँ बीता? अजमेर, दिल्ली एवं बनारस में। और शिक्षा कहाँ बीती? तो शिक्षा इलाहाबाद में संपन्न हुई। आज भी उनका प्रिय शहर इलाहाबाद ही है। जबलपुर का स्थान बाद में आता है। उनका स्थायी निवास स्थान मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ज्ञान रंजन सठोत्तरी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारक में से एक है। सठोत्तरी पीढ़ी के चार यार के रूप में प्रसिद्ध मंडली को 4 सदस्य हैं। मतलब सठोत्तरी में 4 जो प्रसिद्ध सदस्य कौन कौन से? तो वह है ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह और रविंद्रनाथ कालिया। ये सठोत्तरी पीढ़ी के 4 यार हैं। ठीक है ना। इनमें से अधिक प्रसिद्धि ज्ञान रंजन को ही मिली। हालांकि ये चारों अपने अपने ढंग के श्रेष्ठ कहानीकारक हैं। देखो ये चारों जो हैं ये तो श्रेष्ठ कहानीकारक तो है ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली इन चारों में से वो मिली थी ज्ञान रंजन को। ज्ञान रंजन के 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। इनकी कहानियों की कुल संख्या 25 है, जो सपना नहीं नामक संकलन में एकत्र प्रकाशित है। ज्ञान रंजन सठोत्तरी पीढ़ी के लेखक और कहानी में शामिल लेखकों के मित्र भी हैं। इनकी कहानी संग्रह की बात करें तो फैंस के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, क्षण जीवी 1977 और सपना नहीं 1977, घंट है, वरहिरगम है, अनुभव है, अमरूद का पेड़ है, छलांग है, पिता है, रचना प्रक्रिया, हास्य रस इत्यादि हैं। इनके अगर सम्मान की बात करें तो इनको देखो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अनिल कुमार और सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग का शिखर सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था। सुदीर्घ कथा साधना, सृजनशीलता और बहुआयामी कार्यनिष्ठा के लिए वर्ष 2001 और 2002 के राष्ट्रीय मैथिली शरणगुप्त सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था। इनको इतने पुरस्कार मिले थे, सम्मान मतलब कि मिला था इनको। अब हम लोग आ गए पिता कहानी पे। पिता कहानी प्रकाशन वर्ष के 1965। पिता कहानी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसको देख लेते हैं। देखो पिता कहानी ज्ञान रंजन जी की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। इस कहानी का प्रकाशन संभवतः 1965 में हुआ था। मतलब इस कहानी का जो प्रकाशन है वो संभवतः 1965 माना गया है। पिता कहानी में एक भी जगह इलाहाबाद के धूमनगंज का नाम आया है। पिता कहानी में भी एक जगह इलाहाबाद के धूमनगंज के नाम आया है। किसका? धूमनगंज का। पूछ देगा कि धूमनगंज का नाम किस कहानी में आया, तो वो पिता कहानी में आया है। इलाहाबाद के धूमनगंज का नाम पिता कहानी में आया है। ठीक ना। महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि पूछता है कि मतलब ये जो नाम है वो किस कहानी में आया, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस कहानी में पुरानी और नई पीढ़ियों की सोच में आए बदलावों का चित्रण है। पिता अपने पुत्र की पीढ़ी से तारतम्यता नहीं बैठ पाता, वही पुत्र अपने पिता की पीढ़ियों को नहीं समझ पाता। मतलब कि इसमें क्या है कि मतलब पिता की पीढ़ी अलग है
और बेटे की पीढ़ी अलग है, तो मतलब कि दोनों को ये जो सोच है वो बैठ नहीं पाती पीढ़ियों के हिसाब से। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया कहानी में। कहानी के पात्र में पिता है। कहानी एक प्रमुख पात्र है। कहानी का मुख्य पात्र है, पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वाभिमान आत्मनिर्भर पात्र है। ठीक, पुत्र में की अगर बात करें तो यह भी कहानी का मुख्य पात्र है। यह आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। देखो पात्र में कौन कथावाचक है, उसकी पत्नी देवा है और पति है। ठीक, नए पुराने मूल्य और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन और विश्लेषण ज्ञानरंजन की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी में लेखकीय दृष्टि स्थिति का पूरा जायजा लेती है और दो पीढ़ियों के अंतर को सही रूप में पकड़ते है। कहाँ से ली गई है? दृष्टि की बुक आती है एक, उसी से मैंने इसको रखा है। डॉक्टर राम कुंवर वर्मा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में लिखा है कि ज्ञानरंजन मुख्य रूप से मध्यवर्गीय जीवन की कुरूपताओं, विसंगतियों और खोखलेपन को निसंग भाव से बेनकाब करने वाले यथार्थ धर्मी कहानीकारक हैं। ये हिंदी गद्य साहित्य की किताब में है। गोपाल राय के शब्दों में है कि ज्ञानरंजन की पिता कहानी पीढ़ियों की सोच और जीने की और तरीकों की खाई को व्यक्त करने वाली कहानी है। बच्चन सिंह के शब्दों में है कि इस कहानी को केंद्रीय वस्तु अकेलापन है। इस कहानी का जो केंद्रीय वस्तु क्या है वो अकेलापन है। पिता कहानी 1965 में लोक कथात्मक शैली में लिखी गई है। इस कहानी में पुरातन पीढ़ी के प्रतिनिधित्व पात्र वृद्ध पिता और नई पीढ़ी के पात्र पुत्र के बीच मतभेद को देखने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये थे महत्वपूर्ण तथ्य पिता कहानी के। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मतलब इसको बाद में आप लोग रिवीजन कर सकें। चलिए अब हम लोग कहानी पे चलते हैं। किस पे? पिता कहानी पे। ज्ञानरंजन उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उसे चुप्पी में खलल पड़ जाएगा, जो चारों तरफ भरी है और काफ़ी रात गए, ऐसा होना उचित नहीं है। देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है, ये जो है इम्पोर्टेंट है कि मतलब कि पूछ देगा कि इस कथन से, चाहे मतलब इस उदाहरण से किस कहानी की शुरुआत होती है, तो ये पिता कहानी है। ये तो इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। ठीक, अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक प्रहर के खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूँ उसको घर में अभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्मी और बेचैन कर देने वाले मौसमों की ही बात की। कपड़ों की फजीयत हो गई है, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्राय लगता है, बल्कि यूँ लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जमाई ली। पंखों की हवा बहुत गर्मी थी और वह पुराने होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज़ भी कर रहा है। उसको लगा दूसरे कमरे में भी लोग शायद उसकी वजह से उसकी तरफ जमाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरे के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचा बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफ़ी तेज होकर आ सकती है। तभी
पिता की चारपाइयाँ बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांटकर उस बिल्ली को रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गोश पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था और हट हट चिल्लाए। जब वे घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपने बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या भोगें कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पार्टी पर बैठ पंखा झेलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते ही रिलीफ पाने की कुछ बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है। एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो आओ हो वो करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेंध वेंध न लग सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुआने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिक कर बैठ जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडस्टल खरीदा गया वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा। पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वे झल्लाने लगा। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने की तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की चलेगी नहीं। आज तक किसी ने पिता को वश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बगिया वाले नर पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसलखाना में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटी की तरफ बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। ये जो है धीरे धीरे यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पोर्टेंट पंक्ति है। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, तो आप इसको मतलब कि इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक ना। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज़ का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफ़ी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते, तभी पिता आसानी से उसे टाल गए।
लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल। पिता कुछ भी नहीं लेते, कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक वो सिकोड़ कर। उसके वे स्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर दे देते हुए अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीज़ों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वे अपना हाथ पाँव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियाँ मंगाकर को उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहें बगाहें मुंह खोलते हैं और क्रोध उगलते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट, यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये पूरी पूरी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट पंक्ति है पूरी पूरी। अब ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। लिखा है यहाँ पे, लद लद बाहर आम के 2 सिक्रों की लगभग एक साथ गिरने की आवाज़ आई। वह जानता है पिता आवाज़ से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उसके चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफ़ी देर एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ की कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यहाँ बहुत खीज हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा सवा सोसाइटी में चलते जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए वैरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खिंचा जाती है तो काफ़ी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहनें, और फिर तीसरा। चुपचाप सब खींचे हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएंगी और पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। होता हमेशा यही है। सब मन में तय करते हैं, आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों के मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं, पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकें, पर ऐसा नहीं हो पाता है। वह सोचने लगा, भूख के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी किसी स्थिति में हम रह सकते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की अंश प्रकृति के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही। पिता अद्भुत और विचित्र है, वह सोचते उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र है, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचल कर
एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने के को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफ़ी घुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसी गुलदाबाद के किसी लम्पटू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपको नाप दिलवा दूँ। वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस पर पिता ने काफ़ी हकारत उगली। वह चिढ़े उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्युनिसिपल मार्केट की छोटी मोटे दर्जियों से काम कराते और अपने लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हाल एडरसन के सिले कोट पहने पहने हैं। अपने ज़माने में जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे, ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपने जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़े छोड़ दिया। जहाँ चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या, वह धीमे धीमे बुदबुदाया। ये पिता बाहर अकबकाकर अकबकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर में पहले जो आम बगीचे में गिरा था, उसकी आवाज़ जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगे। किंचित टिका टिका सा पीठ के पसीने से बनियाइन चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी, मन उसका मथा चल जाता था। बीबी पड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी, वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल दो ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत नियमवत, रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो, उन्होंने उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठे लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है। तभी उसका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा न हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्ध अवस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्न द्वारा हलकान करना शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह से स्तन दे पहले ही सी बिखर हो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चप आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के घर में कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कुल्ले पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतिज्ञा की। अपने इस हरकत से उबे होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता से या जाग रहे हैं बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो, वे बड़े ज़बरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट लाइन है कि हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत करने लगी। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुए।
सिहरन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता भी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक भिंचाव आ गया। विषाद सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्र के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमज़ोर हो जाता है, और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता, तुम हमारे निषेध करते हो, तुम डोनिस हो, अहंकारी, ब्रज अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता उसके सामने जिंदगी पड़ी है, और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा, पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं, तो क्या उन्होंने पुत्र के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। लगता है दीवार पर भी पसीना चुचुहा आया है। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पार्श्विक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथों के पंजों से सिर के बालों को दबोचकर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन की यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपये महीना बेचता रहा था। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गए। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपयों वाली एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफ़ी रुपए मिल गए। लेकिन इस बात से उसे दुखी और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्षों तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया, वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव करता रहा, कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं। खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। किंतु मस्त है कप्तान भाई। उसे लगा, पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरफ खड़े हैं, जिसमें टकरा टकरा कर हम सब निहायत विद्धि और दयनीयता होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह संतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। ना लोकोशेड से उठती इंजनों की शटिंग ध्वनि, न कंक्रीट की ग्रैंड टंक पर से होकर आती धूमनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते इक्के की घोड़ों की टापें, न झगड़ते कुत्तों की भांक। बस कहीं उल्लू एक गति, एक वचन और विवशता में बोल रहा है। बस कहीं उल्लू बोल रहा है। रात्रि में शहर का आवाज़ कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज़ अकस्मात उठ जाएगी, घड़ी टनटना जाएगी, या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आवाज़ पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफ़ी बीत चुकी है और इस समय यह सब सिवाय सोने के
कितना निरर्थक है। देखिए यहाँ से बस कहीं उल्लू एक गति एक वचन और विवशता में, यहाँ से और यहाँ तक सिवाय सोने की कितनी निरर्थक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो इम्पोर्टेंट है, ठीक, इम्पोर्टेंट पंक्ति है वो। शायद पिता ओंग गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज़, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खास खसार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेंगे। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यथा, थकान और सोच विशाल से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एक का एक उचक कर बैठ गया। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे का घूरा। हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी और अजीब सी सड़सड़ाहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अध नींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफुर हो गई। पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं। पिता नहीं, अभी ही इन्होंने हे राम तू ही रहा है। उन्होंने कहा कि हे राम तू ही सहारा है, कहकर जमाई ली। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। रात के लिहाजे से काफ़ी शोर उठाते कहा। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपने बिस्तरा गोल मोड़कर खाट की एक सिरे पर रख लिया और वहीं सुराही से प्याले में पानी लेकर अपनी खटिया के बांध तक तर कर रहे थे। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते, बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बांध तर हुआ है। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाज़दार जमाइया के साथ लिपटे हुए बिस्तर का सिरहाना बना निखरी खटियों पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दया हाथ खटिया की पाटी से जुड़ने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है कि भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे काँव काँव करते उड़ते वह खिड़की से हटकर बिस्तर पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध है। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। तो ये थी पिता कहानी, ठीक ना। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों के सामने ऐसी कहानी लेकर आता रहूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।